अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे ये आप लोगों ने एफएससी लेवल पे भी स्टडी किया हुआ है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड में एनर्जी बैंड थ्योरी के नाम से। और जो बच्चे आगे हायर फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं बीएस और मास्टर की, तो वो भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इस आर्टिकल को अटेम्प्ट करेंगे। और अगर इंटर के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं तो वो भी इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर बुक। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉलिड्स को तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी: मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये जो मेटल्स होती हैं इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 10 की रेज पावर 7 पर ओहम पर मीटर के ऑर्डर में होती है। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की एक रेंज होती है 10 की रेज पावर -6 से लेके 10 की रेज पावर -4 पर ओहम पर मीटर के ऑर्डर में होती है। और जो इंसुलेटर्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये 10 की रेज पावर -20 से लेके 10 की रेज पावर -10 पर ओहम पर मीटर के ऑर्डर में होती है। मेटल्स में हमारे पास डिफरेंट हम एग्जांपल लिख सकते हैं: टीन, कॉपर, एल्यूमिनियम। लेकिन मैं टीन को आगे कैरी करूंगा, जब मैं आगे लेक्चर के एंड पे मैं समझाऊंगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम बेसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर में आपको पता है कार्बन, डायमंड, वुड एटसेट्रा, ये हमारे इंसुलेटर्स हैं। अगर आप गौर करें ये कंडक्टिविटी जो मेटल्स की है वो 10 की रेज पावर 7 और इंसुलेटर की जो है वो 10 की रेज पावर -20। तो ये जो कंडक्टिविटी में इतना ह्यूज डिफरेंस है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बच्चों थ्योरी है ये ड्रूड और लॉरेंट्स, ये दो साइंटिस्ट से इन्होंने दी थी। तो ड्रूड लॉरेंट्स क्लासिकल थ्योरी किसे बोलते हैं, 1900 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1900 में। और इसको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि ये थ्योरी जो है फेल हो जाती है टू एक्सप्लेन द ह्यूज डिफरेंस इन कंडक्टिविटी। लेकिन याद रखिएगा ये जो थ्योरी है ड्रूड लॉरेंट्स क्लासिकल थ्योरी, ये मेटल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो जाती है। अब इसके बाद और फर्दर भी थ्योरीज दी गई थी, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी दी गई थी और जिसको समरफील्ड थ्योरी भी कहते हैं। और उसके बाद आगे मतलब जो है ना इसमें मॉडिफिकेशन होते होते आगे जाके बाद में जाके एनर्जी बैंड थ्योरी, एक साइंटिस्ट है नाम है उसका ब्लो, इसको ब्लोच भी कहते हैं, उसने 1928 में ये थ्योरी दी। तो मेटल्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी जो कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। यानी कि एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस के ऊपर हम मेटल्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के कंडक्टिव बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी को हम लोग जोन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, जोन थ्योरी इस वजह से कहते हैं कि इसमें जब इसको स्टडी करेंगे तो उसमें हम जो पोटेंशियल है वो पीरियोडिक होता है। एक खास जोन के बाद जो उसमें पोटेंशियल है, जो लैटिस का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, उसमें पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये मतलब जब स्टडी करेंगे इसको डिटेल में, इनमें भी फर्क है। ड्रूड लॉरेंट्स क्लासिकल थ्योरी ने इनकी वो इन्होंने बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को यूज किया हुआ था। आगे जो क्वांटम थ्योरी आती है उन्होंने आगे एडवांस कंसेप्ट यूज किए, तो डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी जो है इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन के वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर बेस करती है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन का एज अ वेव ट्रीट करेंगे और ऑब्वियस बात है अगर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो उसमें वेव फंक्शन जो लिखा जाएगा उसमें भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, उसमें पीरियोडिसिटी भी आएगी और हमारे पास थ्योरम भी, ब्लोच थ्योरम होता है जो पीरियोडिसिटी को शो करता है। बाय द वे जब ये चीजें आएंगी तो वहां इसको जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग ये याद रखें कि एनर्जी बैंड थ्योरी को बेस करती है इलेक्ट्रॉन के वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ग्रुप 4 के एलिमेंट्स लिखूंगा। कौन कौन से लिख रहा हूं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन। आपको पता है ग्रुप 4 के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हों। ठीक है, लाइक जैसे कार्बन। ठीक है, कार्बन इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो ये कितना है? 6। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री तो आनी चाहिए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं शेल्स की बात करूं, शेल्स, पहला शेल दूसरा, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 और दूसरे में कितने आएंगे? 4। तो 6 हो गए पूरे। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में वैसे 8 आते हैं। ठीक है ना, पता है ना फार्मूला 2n स्क्वायर।
तो दूसरा शेल है n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बहरहाल इसका एटॉमिक नंबर ही 6 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले में 2 हो गए तो बाकी 4 दूसरे शेल में आ गए। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, 1s2 पहले शेल में, ठीक है, पहला 1s2 2s2 2p2। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आती तो पहले आपको उसकी समझ होनी चाहिए, फिर ही ये सही समझ आएगी एनर्जी बैंड थ्योरी। तो ये मैंने 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इनके लेवल्स, एनर्जी लेवल्स ड्रा करें तो 1s2 के लिए ये एनर्जी लेवल मैंने ड्रा कर दिया स्ट्रेट लाइन से, दूसरे 2s2 के लिए ये ड्रा कर दिया, 2s2 दूसरे शेल का जो एस लेवल है, ठीक है, एस सब शेल, और तीसरा जो शेल है उसका जो सब शेल है, दूसरा जो शेल है उसका जो सब शेल है पी। तो इन मैंने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, 2 इधर 2 इधर। पी में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं, पी में 2 आएंगे, 4 स्ट्रेट इधर एम्प्टी है, ठीक, टोटल 6 हैं, 6 ही उसका एटॉमिक नंबर है। तो अब आप गौर करेंगे ये जो एनर्जी लेवल्स है ना, ये डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से मुराद है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एनर्जी की वैल्यू नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, खास एनर्जी के लेवल्स में ही वो रह सकता है, खास एनर्जी वैल्यूज में ही वो रह सकता है। तो या इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इस लेवल में रह सकता है, या इस लेवल में रह सकता है, या इस लेवल में, इन दो लेवल्स के इन बिटवीन कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि इन दो लेवल्स के अंदर कोई स्टेट नहीं है। तो खास एनर्जी की वैल्यूज को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। इस खास एनर्जी लेवल्स को हम नाम देते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से इसका भी ताल्लुक है। एटॉमिक नंबर होता है 14, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, 14 एटॉमिक नंबर है। अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ठीक है। तो आप देखेंगे जो है इसके भी आखिरी शेल में कितने हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी आखिरी शेल में कितने हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, चौथे ग्रुप से ताल्लुक है। अगर जर्मेनियम है, जर्मेनियम के आप लिखेंगे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2 3p6, और क्या आएगा 3d और 10, और लास्ट में क्या हमारे पास आ जाएगा 4s2 और 4p2। तो काउंट कर लें, 32 है ना, तो काउंट कर लें, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 10 28, 28 और 4 32, ठीक है, ये 32 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। और देखें सिलिकॉन के लिए लास्ट में क्या आया 3s2 3p2, इसके लास्ट में क्या आ गया 4s2 4p2। इन चीजों को देखें जरा, ये देखें आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी देखें। इसी तरह अगर आप टिन की लिखेंगे एटॉमिक नंबर 50 है, तो खैर ये ऐसे चलता जाएगा। बहरहाल इसके लास्ट में जो बनेगा ना, आप करके देखिएगा, ये आएगा 5s2 और आएगा 5p2, इसका ये बनेगा, ठीक है। यहाँ 3 3 आ रहा है, 4 और इधर 5 आ जाएगा, बाकी सेम होगी। तो हमने क्या देखा, वैलेंस शेल और सब शेल, इनके वैलेंस शेल में भी 4 आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इनके जो सब शेल हैं एस और पी, उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी पी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2 स्टेट्स हैं, दोनों ही फील्ड हैं, यहाँ 6 स्टेट हैं, 2 फील्ड हैं, सेम इधर पी की स्टेट 6 हैं, जिनमें 2 में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 एम्प्टी हैं, और एस है उसकी 2 स्टेट हैं और दोनों ही क्या हैं, फील्ड हैं, ठीक है। तो इनिशियली इसका मतलब अगर इनका बैंड स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना, इनिशियली सेम होगा, बैंड स्ट्रक्चर इज इनिशियली सेम। आइए आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं 2 एटम्स के ऊपर। तो देखो बच्चों, जब 2 एटम्स हैं, इनको हम करीब लेके आते हैं तो क्या होगा, अगर आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो पहले तो देखें एक ही जो है, यहाँ पे आप इसको ज्यूम कर लें, इस इलेक्ट्रॉन को, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके न्यूक्लियस का जो फोर्स था लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग 2 एटम्स लेके आते हैं, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखें, इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर इसके न्यूक्लियस का भी फोर्स है, दूसरा एटम इसके करीब आया तो इस इलेक्ट्रॉन का भी फोर्स यहाँ होगा,
लगेगा रिपल्शन फोर्स, न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, और यहाँ भी कोई ना कोई फोर्स, और साथ नेबरिंग एटम का न्यूक्लियस भी भाई उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, उधर से ये इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट रिपेल कर रहा होगा, इन दोनों के दरमियान फोर्स होगी, इन दोनों के भी, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस। एक आप सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी बात करें तो नंबर ऑफ जो फोर्सेस हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही हैं, वो कहीं मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्सेस आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस फोर्सेस आ रही हैं, और नेबरिंग न्यूक्लियस की भी फोर्सेस आ रही हैं। अभी दो एटम्स हैं, अभी आप देखो अगर सॉलिड बनाते हैं उसमें n नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो कितनी फोर्सेस होंगी, मतलब उस तरह से क्या होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो एनर्जी का आप ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा K(1) K(2)/R, हर एक का डिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या होगा एनर्जी सबकी इस इलेक्ट्रॉन की सबके लिए अलग अलग से डिफरेंट होगी, तो ये जो एनर्जी है इसकी स्प्लिट हो जाएगी, एनर्जी लेवल जो है इसका स्प्लिट हो जाएगा सब एनर्जी लेवल से। तो मैंने जो है अभी दो एटम्स के लिए बात कर रहा हूं, तो देखें ये लेवल था 2p ये वाला, तो ये क्या है दो लेवल्स में क्या हो गया स्प्लिट हो गया, ये भी क्या है इसकी भी इंटरेक्शन हुई, ये स्टेट भी दो सब स्टेट में स्प्लिट होगी, और ये भी जो स्टेट है ये दो सब स्टेट में स्प्लिट होगी। तो अगर आप गौर करें कि यहाँ स्प्लिटिंग थोड़ी कम दिखाई है मैंने, यहाँ ज्यादा दिखाई हुई, उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जो आउटर शेल होता है वैलेंस शेल, उसकी नेबरिंग के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होगी, तो उसमें जो स्प्लिटिंग है एनर्जी लेवल की वो भी ज्यादा होगी, इसे ये थोड़ा ज्यादा दिखाया हुआ है। अब बच्चे जब हमने सॉलिड बनाना है तो सॉलिड में क्या है n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो जब n नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा दो, देखें जब दो एटम्स आए तो एक जो स्टेट थी वो दो सब स्टेट में दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हुई है, तो इसी तरह जब n एटम्स आएंगे तो ये वाली जो स्टेट है ये वाली ये n स्टेट में स्प्लिट हो जाएगी, ये n स्टेट में, ये वाली स्टेट भी n स्टेट में स्प्लिट हो जाएगी, और ये स्टेट जो है ये वाली n स्टेट में स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने y एक्सिस पे एनर्जी को ड्रा किया हुआ है और x एक्सिस पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। एनर्जी बैंड डायग्राम में y एक्सिस पे एनर्जी होती है और x एक्सिस पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है। तो आप देखें एटम्स को जैसे जैसे करीब लेके आएंगे उनके दरमियान की सेपरेशन कम होती है, तो स्प्लिटिंग उस तरह से बढ़ती जा रही है। अब देखिए शुरू में जो है यहाँ पे इससे पीछे पीछे कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई क्योंकि एटम्स दूर दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब इधर को आएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, इधर को डिस्टेंस कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो जब एटम्स करीब आएंगे उनके दरमियान इंटरेक्शन बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगी तो उनके एनर्जी लेवल्स क्या है स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे, और n एटम्स हैं तो ये एनर्जी लेवल्स n में स्प्लिट आउट हो जाएंगे। अब जरा इस चीज को जरा और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ मैंने y एक्सिस पे एनर्जी ड्रा की है, फिर अगेन x एक्सिस पे सेपरेशन है। तो देखें जब मैं इन एटम्स को करीब लेके आ रहा हूँ तो स्प्लिटिंग हो रही, तो मैंने समझ लो इसी को जूम करके थोड़ा इधर बनाया हुआ है। तो देखें ये स्टेट है, ये स्प्लिट आउट हुई, आपको पता है इसकी स्प्लिटिंग कम होगी, इंटरेक्शन कम है, और 2s और 2p की ज्यादा इंटरेक्शन, आउटर शेल्स है ना इनकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी लेवल इनके स्प्लिट हो गए। तो ये लेवल भी यहाँ स्प्लिट आउट होना शुरू हो गया और ये लेवल स्प्लिट आउट हो गया, और इनका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अब इसको सुनिए जरा ध्यान से समझिए। इसलिए ये वाला जो डायग्राम है इसको मैंने चार हिस्सों में, चार रीजन में ब्रेकआउट कर लिया है। एक रीजन आपका ये है, दूसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है, चौथा रीजन ये है। अब इसको जरा ध्यान से सुने। ये जो स्टेट है 1s स्टेट, यानी कि इस डॉटेड लाइन से पहले पहले एटम दूर दूर थे, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं थी और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ इस लाइन के बाद क्या हुआ, ये जो स्टेट्स थी इनकी, जरा इस स्टेट से अगर पहले बात करें, इस लाइन से अगर पहले बात करें तो देखें मुझे ये बताएं, जब एक एटम था 1s, एक स्टेट थी, यहाँ दो एटम आए तो S2 में स्प्लिट्स हो गया, और जब n एटम्स आएंगे तो आपका ये जो स्टेट है ये n लेवल में स्प्लिट आउट हो जाएगा। तो मैंने लिखा है 2n स्टेट्स होंगी, और चूंकि ये फील्ड है, ठीक है, यहाँ भी देखें ये फील्ड है, दो एटम्स के लिए भी फील्ड होगी और n एटम्स के लिए भी ये फील्ड होगी, तो 2n स्टेट्स क्या है फील्ड। ये समझ आ गया। आप देखें जरा ऊपर आगे बात करते हैं। तो देखें 2s, यहाँ एक एटम था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, दोनों मौजूद हैं। दो एटम्स के लिए भी आएंगे तो ये फील्ड होगा, और n एटम्स के लिए भी क्या होगा ये फील्ड होगा, तो 2n स्टेट्स फील्ड, ठीक है, ये स्टेट भी क्या हुई फील्ड होगी। अभी हम p की अगर बात करते हैं तो आपको पता है p में जो है अगर सिंगल एटम की बात करें तो p में आपको पता है 6 स्टेट्स होती हैं, 6 स्टेट्स होती हैं, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब 4 वैकेंट है ना। तो n एटम्स के लिए क्या होगा, n एटम्स के लिए क्या होगा
टू एन फील्ड हो जाएंगी स्टेट्स और 4 एन एम्प्टी हो जाएंगी। इस टोटल स्टेट्स 6 है, मतलब टोटल उसमें 6 स्टेट्स हैं और एन एटम्स के लिए 6 एन स्टेट्स बन गई। उसमें यहां पे हमारे पास दो जो यहाँ पे यानी कि एक इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, तो एन एटम्स के लिए क्या है 2 एन स्टेट्स फील्ड हो जाएंगी और 4 एन स्टेट्स एम्प्टी हो जाएंगी। यही लिखा हुआ है 4 एन स्टेट एम्प्टी हो जाएंगी और 2 एन स्टेट क्या हो जाएंगी फील्ड होगी। आप देखिए बच्चों, अगर आप इस रीजन में आके बात करते हैं तो इस रीजन में क्या है, जैसे जैसे हम इधर को आ रहे हैं डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में आपकी ये जो 2p स्टेट्स और 2s स्टेट्स ये आपस में यहाँ मिक्स होना शुरू हो गई हैं। तो मैंने यहाँ इस रीजन में लिखा हुआ है मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p स्टेट्स, यानी कि इस रीजन में आपकी 2s और 2p स्टेट्स क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं। अगर आप फर्दर यहां से डिस्टेंस कम करते हैं तो आप रीजन सी में आ जाते हैं। तो रीजन सी में क्या है, रीजन सी में 2p और 2s स्टेट्स क्या हो गई हैं, ओवरलैप हो गई हैं। यानी कि इस रीजन में आपकी जो स्टेट्स हैं 2s और 2p ये हो गई हैं ओवरलैप। इस रीजन में आप नहीं बता सकते अब कि s की स्टेट कौन सी है, p की कौन सी है, क्योंकि मिक्स हो चुकी हैं इस लेवल इस रीजन में, ठीक है। और फर्दर अगर आप डिस्टेंस कम करते हैं तो देखें फर्दर डिस्टेंस कम किया तो ये रीजन डी में आ गए। तो रीजन डी एक समझने की लिमिट, आप इससे कम डिस्टेंस नहीं कर सकते। आप 2 एटम्स को करीब लेके आ रहे तो एक खास हद तक लेके आ सकते हैं, मजीद फर्दर आगे नहीं लेके आ सकते। तो जब इस रीजन में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जो बच्चों इसमें देखें 2 एन स्टेट फील्ड थी और नीचे भी 2 एन स्टेट फील्ड थी, तो यहाँ पे फील्ड और अनफील्ड स्टेट्स लहदा हो जाएंगी। तो ऊपर आ गई 4 एन स्टेट एम्प्टी और यहाँ पे आएंगी 4 एन स्टेट फील्ड आ जाएंगी। यानी कि जब आप फर्दर डिस्टेंस कम करेंगे तो एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, ठीक है, यानी कि एम्प्टी और फील्ड स्टेट्स अलग अलग हो जाएंगी। भाई आप जब बहुत ज्यादा आपने सॉलिड बनाने के लिए बहुत नंबर ऑफ एटम्स को करीब किया तो क्या होगा, आपकी जो एम्प्टी और नॉन एम्प्टी जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हो जाएंगी और इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ आ जाएंगे, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, फील्ड मतलब लोएस्ट एनर्जी में आ जाएंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। आपको पता है ये एनर्जी लेवल स्प्लिट आउट इस वजह से होते हैं क्योंकि देखें या रिपल्शन की वजह से थोड़ी एनर्जी लेवल बढ़ गया है और अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा एनर्जी लेवल कम हो गया है। तो ये स्प्लिटिंग इस वजह से भी होती है, एक वजह इसकी ये, दूसरी वजह इसका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ये भी लिख लें, ये स्प्लिटिंग का कॉज जो होता है ना एक ये भी होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी ये क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स का एक ये लॉ है, प्रिंसिपल है, ठीक है। ये बताता है कि मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ऑक्यूपाई एट द सेम एनर्जी लेवल विद सेम स्पिन या विद सेम क्वांटम नंबर। यानी कि एक एनर्जी लेवल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, तभी आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। क्या मैंने लिखा है कि ये एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग इस वजह, आप एटम्स को बहुत ज्यादा करीब लेके आते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाती है ताकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी होल्ड कर सके सब एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, 4 एन स्टेट एम्प्टी हो गई हैं और 4 एन स्टेट फील्ड वो क्या है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने मिनिमाइज करने के लिए इधर आ गई। पहले लोएस्ट यहाँ बहुत ज्यादा स्टेट्स होंगी, यहाँ भी स्टेट्स बहुत ज्यादा, मैंने वो लाइनें दिखाई नहीं जैसे यहाँ दिखाई हुई है, बहुत ज्यादा स्टेट्स होंगी, यहाँ बहुत ज्यादा स्टेट्स होंगी, यहाँ भी बहुत ज्यादा स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पहले नीचे वाले लेवल सारे फील्ड होना शुरू हो गए, तो ये बैंड फील्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ भी स्टेट्स हैं, यहाँ स्टेट्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये जो फील्ड स्टेट है हमारे पास, इसको नाम देते होते हैं हम वैलेंस बैंड, और ये जो एम्प्टी स्टेट है इसको नाम क्या देते हैं, कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को एक एनर्जी के गैप ने अलहदा कर दिया है, ये एनर्जी के गैप ने पैदा कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं है, इसको बोलते हैं नो एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हियर। कोई यहाँ एनर्जी के स्टेट नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस गैप के अंदर नहीं रह सकता, इसी वजह से इसको नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात। ये शुरू में इस लाइन से दोबारा रिपीट कर देते हैं, इस लाइन से पहले डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। और इस लाइन के बाद यहाँ क्या होना शुरू हो जाती है, मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है, और यहाँ भी डिस्क्रीट ही होते हैं एनर्जी लेवल्स, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है। तो जो है वो तकरीबन हमें एक कंटिन्यूस बैंड नजर आता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत स्मॉल यानी कि होता है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है।
फर्दर आगे गए तो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स क्या हैं, ओवरलैप होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं बता सकते कौन सी स्टेट एस की है और कौन सी पी की है। फर्दर हम डिस्टेंस कम करेंगे एटम्स का तो आपके पास फील्ड और अनफील्ड स्टेट क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फील्ड स्टेट को, यानी कि यहाँ 4n फील्ड है और यहाँ 4n एम्प्टी है, तो टोटल अभी भी 8 है। देखें 4n और 4n 8n, तो यहाँ भी काउंट कर लें। 6n ये स्टेट्स थी टोटल पी की, और इसकी एस की कितनी है 2n, तो टोटल 8 है, जिसमें 2n इधर फील्ड है और 2n इधर फील्ड है, तो 4 फील्ड होगी इधर। ठीक है, और 4n एम्प्टी ऊपर होगी। अब जो है हम लोग इसको थोड़ा यहाँ से रेज करते हैं और मैं आपको फर्दर समझाता हूँ। अब हमने इस तरफ जाना है कि ये टीन कंडक्टर है, इनके मेटल में आता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, क्यों? और जो आपके पास कार्बन है ये इंसुलेटर क्यों है? तो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम से इसको समझना है। ठीक है, तो इसको मैं यहां से थोड़ा रेज करता हूं। ठीक है, फिर आगे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है डिफाइन करते हैं कि टीन, सिलिकॉन और जर्मेनियम और हमारे पास कार्बन, ये किस तरह से मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर हैं। तो देखें बच्चों, जो हमारे पास अगर आप टीन देखें तो इसमें एनर्जी गैप की वैल्यू देखें 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तकरीबन 0 है। और सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए ये वैल्यूज लिखी है। सिलिकॉन के लिए है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कार्बन के लिए 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी गैप होता है ना, ये फंक्शन होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का। देखिए, आपने कोई सॉलिड बनाना है तो आप एटम्स को क्या कर रहे हैं, करीब लेके आ रहे हैं, तो उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो कम होती है। तो जो यही मैंने लिखा हुआ है कि जो एनर्जी गैप है, जिसे आप बैंड गैप भी कहते हैं, ये फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का। अब देखें, इसको जरा सुनिए। यहाँ मैंने कुछ लैटिस कांस्टेंट लिखे हुए हैं। कार्बन के लिए लैटिस कांस्टेंट होता है 3.56 एंगस्ट्रॉम, और सिलिकॉन के लिए ये है, जर्मेनियम के लिए 5.66 है, और टीन के लिए 6.46 है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये लैटिस कांस्टेंट पता नहीं क्या है, तो फॉर सिंपलिसिटी आप इसको ऐसे समझ लें कि ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ही होता है। यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग अगर ज्यादा होगी तो लैटिस कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल है। और अगर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो कम है तो आपका जो लैटिस कांस्टेंट वो भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये दोनों टर्में क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों की मदद से हम लोग इनके बैंड गैप्स को समझते हैं। तो देखें, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के लिए क्या है 3.56 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब इसकी जो इसका लैटिस कांस्टेंट है वो क्या है, इनकी निस्बत। देखें ये 5.43 है, 66 है, ये 6 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में इसका जो लैटिस कांस्टेंट है वो कम है। तो लैटिस कांस्टेंट कम, तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग भी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम, तो हमने एक्स एक्सिस पे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ड्रा की। तो सपोज करें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो कार्बन के लिए यहां पे जाके बनेगी, यानी कि यहां जाए यहाँ पे, तो क्या है, लार्ज एनर्जी गैप आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इधर जाएंगे एनर्जी गैप कम हो रहा है बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो यहाँ लार्ज एनर्जी गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने लिए क्या काम करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा। अभी आप सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन देखें, सिलिकॉन के केस में अगर आके बात करें तो कितना है 5.43, और जर्मेनियम के लिए 5.66। ये दोनों सेमीकंडक्टर्स है। चलिए इनको दोनों को बाद में देखते हैं, पहले इधर आ जाए। ये जो टीन है ये क्या है, ये कंडक्टर है 6.46, यानी कि 6.46 क्या है, ये बहुत ज्यादा है। जब ये बहुत ज्यादा होगा, लैटिस कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा, तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बहुत ज्यादा होगी। जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बच्चों बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है कि वो आपका रीजन सी में फॉल करे, यहाँ पे कहीं, यानी कि इस रीजन में। तो भाई इस रीजन में तो आपकी स्टेट्स क्या है, ओवरलैप, यानी कि आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इस रीजन में क्या होता है बच्चों, ओवरलैप होता है। तो जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप हो तो यहाँ पे जो है इजीली इलेक्ट्रॉन, मतलब वो तो ऑलरेडी उनमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सी स्टेट एस की है कौन सी पी की है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन से वैलेंस और वैलेंस से कंडक्शन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो है अपना टीन, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा कंडक्टर। और आप लोगों को पता है सेमीकंडक्टर तो वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन आए। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमें मिल गया कौन, कंडक्टर, और यहाँ पे मिल गया इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर क्या होंगे, सेमीकंडक्टर बच्चों ये वाले होंगे, यहाँ यहाँ इस रेंज में होंगे या इस रेंज में थोड़ा सा होंगे।
अभी देखो एक चीज सुनने वाली है, सिलिकॉन के लिए क्या है 5.43 और जर्मेनियम के लिए है 5.66। इन दोनों का कंपैरिजन करें, हैं तो सेमीकंडक्टर, दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में से ज्यादा जो है सेपरेशन किसकी है, जर्मेनियम की। लैटिस कांस्टेंट इसका ज्यादा है, इसका लैटिस कांस्टेंट जर्मेनियम का ज्यादा, तो इसकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग भी ज्यादा। अगर इसकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ज्यादा है तो क्या होगा, जरा इधर देखें, इसकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ज्यादा है तो हो सकता है जर्मेनियम के लिए बच्चों, यानी कि जर्मेनियम आपका यहां लाई करे, ठीक है, उसका यानी कि जो बैंड गैप है जर्मेनियम में, ठीक है। और सिलिकॉन में देखें, सिलिकॉन में क्या है, इसकी निस्बत सिलिकॉन में कम है लैटिस कांस्टेंट कम, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम। जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम, इसका मतलब है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम, तो जर्मेनियम से थोड़ा पहले, यानी कि इधर से वैल्यू शुरू हो रही है ना 0, तो इससे थोड़ा पहले जर्मेनियम के लिए तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो इससे थोड़ा पहले, तो हो सकता है सिलिकॉन के लिए यहाँ आपका लाई करे, देखें ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, तो सिलिकॉन के लिए इधर बात होगी, ये आ गया सिलिकॉन। तो देखें सिलिकॉन में क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है और जर्मेनियम में थोड़ा कम आया है, ठीक है। तो यही चीज इधर भी मैंने लिखी हुई है, देखें सिलिकॉन का एनर्जी गैप ज्यादा है और जर्मेनियम का क्या है, कम है। और अगर हम लोग टिन की बात करें तो टिन में तो जाके ओवरलैप हो जाता है, यहाँ पे हमने टिन की बात की तो यहाँ स्टेट से ओवरलैप है, तो स्टेट से ओवरलैप है तो एनर्जी गैप क्या होगा, तकरीबन 0 होगा, 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के लिए तो हमारा देखें, कार्बन के लिए तो हमारा एनर्जी गैप यहाँ पे आ रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, बहुत ज्यादा, तभी इसकी वैल्यू भी देखें 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है इंसुलेटर का एनर्जी गैप। क्या आपको ये चीजें समझ आ गई? अब देखें जरा बच्चों, अब आगे, अब हमने क्या करना है, हमने इधर से ही आप लोगों ने इनके जो है सिंपलेस्ट एनर्जी बैंड डायग्राम वो बनाने हैं। तो आपने क्या करना है, पहले हम इंसुलेटर का बना लेते हैं। तो हमें पता है इंसुलेटर के केस में, जैसे अभी अभी हमने देखा है कार्बन के लिए बहुत ज्यादा बैंड गैप आ रहा था, तो देखें हमने ये वाला दिखा दिया, ये बॉक्स, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ ये कंडक्शन बैंड और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या दिखा दिया, वैलेंस बैंड, यानी कि इधर इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे इस लाइन पे हमने क्या बना लेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम, इस लाइन पे क्या बना लेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये कंडक्शन बैंड आ गया, ये वैलेंस बैंड आ गया, दोनों में एनर्जी गैप क्या है, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो हमारे इस केस में फॉर कार्बन कितना आ रहा था, कहाँ, ये 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखें अगर हमारा जो है हम ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर भी बढ़ाया ही नहीं है, तो क्या होगा, ये क्या है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो इधर से कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, तो ये फिर एम्प्टी होगा। समझ आ रही बात, ये क्या होगा, फिर एम्प्टी होगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, चांसेस है इलेक्ट्रॉन्स के वो वैलेंस बैंड को क्रॉस करके, यानी जंप करके किधर आ जाए, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि यहाँ तो कोई स्टेट नहीं है तो यहाँ आ जाए। तो आप देखें कंडक्शन बैंड में अगर आ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, लेकिन बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन ये फ्री होते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ इलेक्ट्रॉन तो फ्री हुए हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चांसेस हैं कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन में आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कंडक्टेंस थोड़ी बढ़ गई है और रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ही इधर आते हैं क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो है इसकी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती कि कंडक्टर्स के लेवल की हो जाए, मतलब बहुत कम ही होती है। और एज बिहेव लाइक एज अ इंसुलेटर ही बिहेव करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इंसुलेटर को डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान लार्ज एनर्जी गैप हो, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इससे पहले आप लोग इंसुलेटर को डिफाइन करते थे कि ऐसे मटेरियल जिनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो उनको इंसुलेटर कहते हैं। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी इंसुलेटर दोज मटेरियल्स हैविंग लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो अगर ये कंप्लीटली फील्ड है तो ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चांसेस है इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ जंप करने के, तो थोड़ी सी कंडक्टेंस बढ़ेगी और रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ये कंडक्टेंस जो बड़ी है ये कंडक्टर्स के लेवल की नहीं होगी, बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की। एक और चीज मैं इधर बता दूं, ये एनर्जी गैप जो है ये अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप इसकी मदद से इनकी कंडक्टिविटी जो है ये भी बता सकते हैं, यानी कि एनर्जी गैप फाइंड करके आप
मटेरियल की कंडक्टिविटी बता सकते हैं। अब आ जाते हैं मेटल्स में। मेटल्स में क्या है, हमने देखा मेटल्स के केस में यहाँ जैसे हमारा टीम जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा, तो यहाँ पे क्या थी, स्ट्रेट्स ओवरलैप होती हैं। तो मैंने क्या किया, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। देखें ये यहाँ पे इस रीजन में रीजन सी में क्या है, रीजन सी में मेटल्स, वो मेटल्स के लिए यानी कि एटम्स को करीब लाते हैं। तो आप एक खास हद तक किसी मटेरियल के लिए कोई इंटरएटॉमिक स्पेसिंग कुछ होगी, किसी के लिए कुछ होगी। उसकी बात करें कार्बन की, तो कार्बन के लिए जो आप जितना मर्जी कम करें, एक खास हद तक ही कम करेंगे, उसके बाद वो इस रीजन पे ही वो लाई करेगा। जब इस रीजन पे लाई करेगा तो यहाँ पे क्या है, स्टेट्स ओवरलैप है। तो स्टेट्स ओवरलैप है तो टीन क्या है, वो कंडक्टर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या दिखा रहे हैं, ओवरलैप। ये देखें ये रीजन जो है ओवरलैप हुआ है। तो अब वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में है, कंडक्शन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस में यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर रहे हैं। तो पार्शली ये फील्ड है, पार्शली इसको फील्ड बोलेंगे। अब अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब क्या है, सारी जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी कंडक्शन से वैलेंस और वैलेंस से कंडक्शन में जा रहे हैं, तो अब जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो एनर्जी होगी वो बच्चों एनर्जी क्या है, आयनिक कोर्स वो एनर्जी गेन करेंगे। जब आयनिक कोर्स एनर्जी गेन करेंगे तो उनमें वाइब्रेशन बढ़ेगी। जब वाइब्रेशन बढ़ेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन के जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है और कंडक्टेंस जो है वो कम होती है। अब हम सेमीकंडक्टर्स, अब इस मेटल्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे, मेटल्स को आप डिफाइन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी दोज मटेरियल्स आर नाउन एज मेटल्स और कंडक्टर्स इन विच कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इनकी ओवरलैपिंग अगर फाइंड कर लेते हैं तो आप इसकी मदद से कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर को तो मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। आपने पढ़ा हुआ है कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है और इंसुलेटर की तरह भी। तो पहले हम ये सीखते हैं जीरो केल्विन टेम्परेचर पे। जीरो केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं करेगा और इनके दरमियान में जो एनर्जी का बहुत कम होता है। यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पे कंडक्टर्स का एनर्जी जो है ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे इंसुलेटर में ज्यादा एनर्जी गैप होता है। तो इनके दरमियान में यहाँ कहीं जो है सेमीकंडक्टर इस रीजन में लाई करेंगे। तो जब इस रीजन में लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे वैलेंस बैंड है और इनमें जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, समान। तो आप कहेंगे दो, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी दो सब्सटेंस आर नाउन एज सेमीकंडक्टर्स इन व्हिच कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड हैविंग स्मॉल एनर्जी गैप। तो अब आप देखें बच्चों, अगर आप जीरो केल्विन टेम्परेचर के बाद ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर नहीं जाएगा। तो ये कम्प्लीटली एम्प्टी होगा और ये फिर कम्प्लीटली क्या होगा, फील्ड होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर नहीं जा रहा, तो इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज इंसुलेटर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो अब जो है टेम्परेचर बढ़ चुका है, जीरो केल्विन से बढ़ चुका है। तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आ जाएंगे, तो ये भी पार्शली फिल होगा, ये भी पार्शली फिल होगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गए, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है और रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या है, सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज अ कंडक्टर्स। अब 3 पॉइंट ये सुन लें। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड जो है बच्चों में भी कंप्लीटली फील्ड हो सकता है, पार्शली फील्ड भी हो सकता है। कंप्लीटली फील्ड कब होगा, देखिए जैसे हमने इधर देखा है जीरो केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं करता, तो ये कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, पार्शली फील्ड कब होगा, जैसे कंडक्टर के केस में यहाँ भी पार्शली फील्ड है और तो फिर अगर ये पार्शली फील्ड है तो फिर ये भी पार्शली फील्ड होगा। ठीक है, और ये कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वैलेंस के सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन में आ जाए। किसी भी आप इधर बात कर लें, हमेशा वैलेंस बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रहेंगे, तो नेवर एम्प्टी, ये कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। अब इन 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रख के हम कंडक्शन बैंड के पॉइंट्स लिखते हैं। अगर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड है तो फिर कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। अगर ये कंप्लीटली फील्ड है तो इधर से कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं गया तो फिर ये एम्प्टी होगा। अगर ये वाला पार्शली फील्ड है तो फिर कंडक्शन बैंड भी पार्शली फील्ड है, क्योंकि अगर ये पार्शली फील्ड है इसका मतलब इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा चुके हैं, तो ये पार्शली फील्ड होगा। अब ये कभी एम्प्टी नहीं होता, तो इसका मतलब है कंडक्शन बैंड कभी कंप्लीटली फील्ड नहीं होता, नेवर कंप्लीटली फील्ड। ठीक है, और आपको पता है कि वैलेंस बैंड से नीचे भी बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो चाहे इंटरेक्शन है
नेबरिंग एटम से वो कम हुई है, लेकिन स्प्लिटिंग तो हुई है। तो वो हमेशा क्या रहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की उनके ऊपर फोर्स अच्छी खासी होती है, वो फ्री नहीं होते। तो इनर बैंड्स भी होते हैं ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड। तो बच्चों ये अपनी तरफ से तो मैंने जो है मैक्सिमम डिलीवर कर दी है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग जब सेमीकंडक्टर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, हम इसमें क्या डोपिंग मतलब डोपिंग वगैरह शामिल करते हैं। तो क्या होता है, डोपिंग जब शामिल करेंगे नए एनर्जी लेवल बनेंगे बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। एक्सेप्टर लेवल होता है, डोनर लेवल होता है, ठीक है। पेंटावैलेंट करते हैं, ट्राइवैलेंट करते हैं, इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। एन टाइप के लिए कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे बनता है, और पी टाइप के लिए वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर एक एनर्जी लेवल बनता है, जिसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कमिंग लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद फर्मी लेवल भी बताऊंगा, ठीक है। फर्मी फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्मी ड्रग स्टैटिक्स को जो फॉलो करते हैं, तो इस तरह की चीजें आगे डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। जरूर लेक्चर का फीडबैक दीजिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।